ऑर्डर्स। गैग ऑर्डर्स बेसिकली क्या होता है, एक रिस्ट्रेन करने का ऑर्डर होता है कि भैया फला फला चीजें नहीं करोगे। तो ये क्यों, कंटेक्स्ट क्या है पहले पढ़ लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फेब 18 को इंटरिम प्रोटेक्शन दी थी अरेस्ट से टू रणवीर अलाहाबादिया, जो कि एक पॉडकास्टर है। आपको याद होगा इन्होंने समय रैना के शो में एक स्टेटमेंट दी थी फादर वाली, फादर मदर के सेक्स से रिलेटेड। तो उसके बाद ये काफी कंट्रोवर्सी में चले गए थे, काफी सारी एफआईआर इनके ऊपर हुई थी। इंडियाज गॉट लेटेंट करके जो ये यूट्यूब पे सीरीज आती थी उसके अंदर ये चीज देखने को मिली थी। तो इनको काफी सारी कंडीशन रखी गई थी जब इनको ये प्रोटेक्शन दी थी सुप्रीम कोर्ट ने। उसमें एक ये भी था, गैग ऑर्डर था कि भैया अब आप फला कोई भी कंटेंट नहीं बनाओगे टिल सुप्रीम कोर्ट की परमिशन के, सुप्रीम कोर्ट के मतलब कुछ नए ऑर्डर्स के जब तक सुप्रीम कोर्ट परमिशन ना दे तब तक आप जो है कुछ नया कंटेंट नहीं बना सकते हैं। तो उसी के ऊपर ये आर्टिकल निकला हुआ है। अब थोड़ा सा इस पर्टिकुलर टॉपिक को एक बार डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल फॉर दिस ईयर, क्योंकि बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में रहा है, प्लस जो आपकी हमारी जनरेशन है उनसे काफी ज्यादा लिंक्ड भी है, और ऐसे क्वेश्चंस एग्जामिनर्स को काफी अच्छे लगते हैं जो आपके हमसे रिलेटेड हो। ठीक, तो इसीलिए इस पर थोड़ा ध्यान देते हैं। सुप्रीम कोर्ट का गैग ऑर्डर आया था पॉडकास्टर रणवीर अलाहाबादिया के ऊपर। उनको रिस्ट्रिक्ट किया गया था सोशल मीडिया एक्टिविटीज ना करने के लिए और बहुत सारी चीजों के लिए। अब इसमें क्या प्रॉब्लम हुई, इसमें कुछ लोगों का ये कहा गया कि भैया हमारी सुप्रीम कोर्ट फ्रीडम ऑफ स्पीच को प्रोटेक्ट करने के लिए होती है, अब इनके फ्रीडम ऑफ स्पीच को आपने इस गैग ऑर्डर से रोक दिया है, ये वॉयलेशन है। इवन द केस ऑफ श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015 का केस, उसमें ये कहा गया था कि विच वारंटेड अगेंस्ट वेग रिस्ट्रिक्शंस दैट कुड क्रिएट अ चिलिंग इफेक्ट ऑन फ्री एक्सप्रेशन। ठीक है, हमारा फंडामेंटल राइट जो है उसका भी वॉयलेशन है, तो ये इसका क्रिटिसाइज किया जा रहा है। अब थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं कि इन लोगों के ऊपर क्या आरोप लगे इस पर्टिकुलर मामले के अंदर, और इससे रिलेटेड क्या क्या चीजें हैं हमारे देश के अंदर, प्लस इसमें जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन सकते हैं वो भी हम देख लेते हैं। ठीक, तो सबसे पहले देखो ऑब्ससेनिटी क्या होती है। इट इज अ कंटेंट दैट वायलेट्स पब्लिक डिसेंसी एंड मॉरलिटी। इसमें ये टर्म बहुत ध्यान रखना, पब्लिक डिसेंसी एंड मॉरलिटी को जो हार्म करे वो ऑब्ससेनिटी कैटेगरी में आता है। ऐसे देखो दो तीन शब्द और है, उसमें कंफ्यूजन बहुत रहता है। ऑब्ससेनिटी मैंने बताया करप्ट इंप्रेशनेबल माइंड्स, ठीक। एक्सप्लिसिट सेक्सुअल मटेरियल की बात होती है। वल्गैरिटी क्या होता है, इट कॉजेज डिस्कस्ट बट डज नॉट करप्ट मोरल्स, यूज ऑफ स्वेयर वर्ड्स। इनडिसेंसी क्या होती है, वॉयलेट सोसाइटल नॉर्म्स विदाउट बीइंग ऑब्सीन, रिवेलिंग क्लोथिंग इन कंजर्वेटिव एरियाज। तो ये आपके कुछ इसमें डिफरेंस है, जो ये वर्ड्स अलग अलग चीजों में यूज किए जाते हैं। लीगल स्टैंडर्ड क्या है, अभी इसको हम आगे देखते ही हैं। ठीक, एक केस है देखो क्वीन वर्सेस हिकलिन का, इससे रिलेटेड 1868 का, जहां पे हिकलिन टेस्ट दिया गया था। बेसिकली हिकलिन टेस्ट का मतलब ये था कि कोई भी चीज ऑप्शन है कि नहीं है, ये टेस्ट कैसे होगी, किसी ऐसे कुछ आदमियों पे उस पर्टिकुलर चीज को दिखाओ जो बहुत हाई मॉरल ग्राउंड्स के हों, जिसके चांसेस हो कि वो उस पर्टिकुलर चीज से इंपैक्ट हो जाए। अगर उनको ये लग रहा है कि हाँ भाई ये ऑब्सीन है तो फिर ये ऑब्सीन है। तो ये केस था क्वीन वर्सेस हिकलिन, स्टेबलाइज द हिकलिन टेस्ट defining obscenity based on isolated passages impact on vulnerable individuals. रूथ वर्सेस यूनाइटेड स्टेट्स 1957 का केस है, रिजेक्टेड द हिकलिन टेस्ट, इंट्रोड्यूसिंग द कम्युनिटी स्टैंडर्ड टेस्ट, कंसीडरिंग द वर्क एज ए होल। रंजीत बी उदेशी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ये भारत का केस है, अडॉप्टेड द हिकलिन टेस्ट इन इंडिया, बैनिंग लेडी चैटरलीज लवर फॉर ऑब्ससेनिटी। ठीक, देन आगे बढ़ते हैं। अविक सरकार वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 2014 का ये केस है, सुप्रीम कोर्ट शिफ्टेड द कम्युनिटी स्टैंडर्ड असेसिंग ऑब्ससेनिटी बेस्ड ऑन इवॉल्विंग सोशल नॉर्म्स। अभी हमारे देश में 2014 का 2024 का कॉलेज रोमांस केस था, इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कोर्ट डिस्टिंग्विश प्रोफेनिटी फ्रॉम ऑब्ससेनिटी। देखो एग्जाम में ना, अब ये केस में क्या था, ये आप जब लॉ स्कूल में जाओगे तब आपके काम का है। मैंने क्या बोला, एज ए तैयारी करने वाले एस्पिरेंट आपको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, आपको उतना ही पढ़ना है जितना आपके एग्जाम के अंदर हो। अभी कुछ बच्चों के अंदर एक ऐसी रुचि आ जाएगी कि सर ये जो केसेस हुए इसकी स्टोरी क्या थी, फैक्ट्स क्या थे। तो ये जब आप लॉ स्कूल में जाओगे वहां पे एग्जाम में आपको यही लिख के आना है, तब बेटा पढ़ लेना। अभी आप सिर्फ सारांश समझो कि केस का क्या निकला है। अगर आपसे कुछ पूछ लिया जाए कि इस पर्टिकुलर केस के अंदर क्या चीज निकल के आई थी, चार ऑप्शंस दे दिए, तो आप कर ले जाओ। तो आपका यहाँ पे पर्सपेक्टिव ये होना चाहिए कि हमें आंसर सही लगाने,
और हमें बेसिक बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। अब अगर आप इन केसेस का सबका फैक्ट्स समझने लग जाओगे, कहानी समझने लग जाओगे, तो आप अननेसेसरी आपका कंटेंट बढ़ा रहे हो जो एग्जाम में आपके लिए नहीं काम का है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद सेक्शन, कुछ हमारे जो देश के सेक्शंस हैं या जो लॉज हैं क्या कहते हैं ऑब्ससेनिटी के बारे में, वो देख लेते हैं। तो सेक्शन 294 ऑफ बीएनएस जो है ये बात करता है क्या, प्रोहिबिशन, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन, एडवर्टीजमेंट ऑफ ऑब्सीन मटेरियल इंक्लूडिंग डिजिटल कंटेंट, punishment up to 2 years jail and 5,000 fine for the first time offenders। तो this is an important section, ध्यान रखिएगा। Then section 67 of IT Act 2000 क्या कहता है, it regulates online publication of obscene material, punishment up to 3 years imprisonment and 5 lakh fine for first time offenders। ठीक है गाइस, ये 10-20 सेकंड आप स्किप कर लेना। इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986 ये क्या कहता है, इट प्रोहिबिट इंडिसेंट पोर्ट्रेल ऑफ वुमेन इन मीडिया। ठीक है। केबल टेलीविजन नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट 1995 कहता है रेगुलेट्स टीवी कंटेंट स्टैंडर्ड्स। अब ये देखो, ये वाला इस पे तो नहीं लगेगा क्योंकि ये यूट्यूब पे हुआ था। सिनेमेटोग्राफर एक्ट 1952 गवर्न्स फिल्म सर्टिफिकेशन। देखो यहाँ पे हम सिर्फ इस पर्टिकुलर केस की बात भी नहीं कर रहे हैं, हम ये भी समझ रहे हैं कि भारत में और भी क्या लॉज हैं। जैसे अगर टीवी चैनल्स में कुछ आएगा तो ये हुआ, मूवीज में आया तो ये हुआ। आपको पता है बहुत सारी मूवी पे ना ए लिखा रहता है, इसका मतलब होता है अडल्ट रेटेड, मतलब सिर्फ अडल्ट कंटेंट है, इस तरीके की चीजें होती हैं। यंग पर्संस हार्मफुल पब्लिकेशन एक्ट 1956 इट प्रोटेक्ट्स माइनर्स फ्रॉम एक्सप्लिसिट कंटेंट। अब बताओ ये एक्ट यूट्यूब पे तो लागू नहीं हो रहा है और यूट्यूब पे तो माइनर भी देख रहा है। देखो प्रॉब्लम क्या है, मैं आपको ना इन सब चीजों के बारे में बताऊं उससे पहले एक चीज बताता हूं। अभी गलत सही एक अलग बात है, कोई आप में से ये सोच सकता है कि जो भी ये रणवीर अलाहाबादिया ने बोला वो सही है, या जो रिबेल किड बोल के गई वो सही है, जो समय रैना का जो पर्टिकुलर सीरीज है ये सही है। तो देखो एक बात मैं आपको बताता हूँ, कुछ लोग कह रहे हैं कि सिर्फ मेंबर्स ओनली था। तो पहली चीज तो मेंबर्स के परचेस पे आपने रेस्ट्रिक्शन ही लगा रखा है कि कौन खरीदने वाला है। दूसरा ये कि मेंबर ओनली नहीं रह जाता यार, लोग डाउनलोड करके हर जगह प्ले करते हैं, कैसे रील बाहर आई, मतलब लोगों ने सुना समझा। तीसरी चीज, क्या ये इतना कॉमन हो गया है गाली गलौज देना या इस तरीके की बातें करना, और इससे होगा क्या, इससे जो छोटी जनरेशन है, जो बच्चे हैं अभी जो बड़े हो रहे हैं, वो इन सब चीजों को कूल समझेंगे। एक लड़का एक लड़की को इस तरीके के गंदे वर्ड्स यूज करेगा, उसको कूल समझेगा, लड़की उसको सुनेगी तो वो भी कूल समझे, क्योंकि ये नॉर्मलाइज किया जा रहा है यूट्यूब पे। अभी कुछ लोग यहाँ पे बोलेंगे नहीं सर वो सही है आप लोगों के, हमारे बीच में एज गैप है। अरे क्या एज गैप है भाई, एज गैप का मतलब ये थोड़ो है कि आप कुछ भी चीजों को सही बता दोगे। और वेस्टर्न कंट्रीज में आज की डेट में क्या है, सब अकेले हैं, सब बहुत ही ज्यादा चीजें नॉर्मलाइज हैं, हुकअप कल्चर एवरीथिंग सब कुछ बहुत नॉर्मलाइज है। वहां पे 9th-8th क्लास में बच्चे बड़े हो जाते हैं। ये धीरे धीरे इंडिया में भी आ रहा है, और अगर ये सब चीजें ऐसी चलती रही तो और आएगा। देखो समय रहने के शो में कोई दिक्कत नहीं है, बट आप उसको फिर ऐसी जगह पे डालो जहां पे एक 12 साल का बच्चा उसको एक्सेस ना कर पाए। बट क्या अभी नहीं कर पाएगा, कर लेगा ना, करेगा ही, क्योंकि यूट्यूब पे है, कोई भी देख सकता है। तो पॉइंट यहाँ पे ये है कि आप लोगों का अपना ओपिनियन हो सकता है इस मामले में, लेकिन द थिंग इज कि ये चीज इंपैक्ट कैसे कर रही है, वो कर रही है क्योंकि हम लोग इतने ज्यादा स्टूडेंट से मिलते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ अब ये बहुत नॉर्मलाइज हो रहा है, स्टूडेंट के माइंडसेट में ये चीज फिट कर दी जा रही है, बच्चों के माइंडसेट में ये फिट कर दी जा रही है कि भैया गाली देना इज ओके, इस तरीके की बातें करना लड़के लड़कियों के बीच में ओके। और फिर ये ओके ओके करते हुए बात बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है। आप लोग समझदार हैं, समझ रहे होंगे। तो ये प्रॉब्लम है, बच्चे जल्दी बड़े हो रहे हैं हमारे देश में, अब ये चीज सामने आ रही है। ऑब्ससिनिटी लॉज इन अदर कंट्रीज क्या है, यूनाइटेड स्टेट्स में फर्स्ट अमेंडमेंट प्रोटेक्ट्स फ्री स्पीच, मिलर टेस्ट 1973 में दिया गया था ऑब्ससिनिटी को देखने के लिए। देखो यूएस में तो बहुत ओपन है, वहां पे आप मूवीज देख लो, वहां पे आप कॉमेडी शोज देख लो, वहां पे बहुत ज्यादा चीजें ओपन है, बहुत ज्यादा फ्री स्पीच है। लेकिन फिर आप वहां की सोसाइटी को भी देखो, वहां पे आदमी ज्यादा से ज्यादा ब्रोकन है, ब्रोकन पैसे से भी है, लाइफ में भी है, कोई रिलेटिव्स नहीं है, कोई जानने वाला नहीं है, कोई फ्रेंड्स नहीं है, वहां का आदमी बहुत डिप्रेस्ड है। तो ये सब चीजें धीरे धीरे अगर इंडिया पे अडेप्ट करता जाएगा तो ये हो जाएगी। यूके ऑब्ससीन पब्लिकेशन एक्ट 1857 ओरिजिनली अप्लाइड द हिकलिन टेस्ट, लेटर रिवाइज अंडर द क्रिमिनल जस्टिस एंड इमिग्रेशन एक्ट 2008। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का क्या कॉल है रेगुलेशन ऑफ ऑब्सीन ऑनलाइन कंटेंट का, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने काफी समय से स्ट्रेस किया है कि रेगुलेट ऑब्सीन कंटेंट करना चाहिए ऑन सोशल मीडिया ड्यूरिंग यूट्यूब रणवीर अलाहाबादिया एंड बेल हियरिंग। देखो आप ओटीटी को मैनेज कर ले रहे हो, आप सब चीजों को कर ले रहे हो, पर यूट्यूब का क्या, वहां पे तो सब चीज फ्री ऑफ
ऐसे डल रही है। इंस्टाग्राम का क्या, इंस्टाग्राम पे आज की डेट में इतना वल्गर कंटेंट डल रहा है, इतना वल्गर कंटेंट डल रहा है, क्या बताओ। और व्यूज कितने, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है ना, खपत कितनी है इन कंटेंट की। आप ये देखिए इंस्टाग्राम पे एक क्रिएटर है, मैं आपको सिंपल बता देता हूँ, एक लड़की है जो बहुत अच्छा कंटेंट बना रही है, वो व्लॉग दिखा रही है या कुछ कर रही है, उनको व्यूज नहीं मिलेगा। वहीं एक लड़की जो है वो अपना जिस्म प्रदर्शन करने लग जाए, उसको व्यूज मिलने लगेगा। एक लड़का जो है वो बहुत अच्छा कंटेंट बना रहा है, बता रहा है, उसको व्यूज नहीं मिलेगा। वही वो माँ बहन की गाली देने लग जाए, व्यूज मिलेगा। तो पॉइंट ये ना कि हर जगह पे ये चीजें हो रही हैं। क्वेश्चन ये है कि इसको रेगुलेट कौन करेगा, और दूसरी चीज क्यों हमारी जनरेशन जो है इसको इतना कंज्यूम कर रही है, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि आप और हम इसको देख रहे हैं तभी तो वो लोग डाल रहे हैं, और क्यों ऐसी व्यूज ज्यादा आ रहे हैं। तो दैट इज अनदर इशू, मोरालिटी एंड ऑल, वो हमारे इसमें नहीं है। लेकिन एज ए टीचर मेरा दायित्व है कि मेरे स्टूडेंट्स को थोड़ी सी मॉरल वैल्यू में सिखाऊं। और मेरा ये कहना है कि देखो, गलत सही कुछ नहीं होता है, लेकिन एक चीज समझ लो, एवरीथिंग इज नॉट कूल। आप लोग यहां से कॉलेज में जाओगे, कूल बनने के चक्कर में कोई ऐसी गलती मत करना जिसके बाद जीवन भर रिग्रेट करते रहो। तो एवरीथिंग इज नॉट कूल, और ये सब ऐसे ही धीरे धीरे होता है। पहले आप गाली गलौज करोगे, फिर उल्टी सीधी बातें करने लगोगे, चीजें फ्रैंक होंगी, फिर आपको पता है। तो ये मेरा एक दायित्व था बताना, बाकी आप लोगों की इच्छा है। कुछ इश्यूज देख लेते हैं इसमें क्या है। देखो सबसे पहली चीज तो फ्रीडम ऑफ स्पीच वर्सेस पब्लिक मोरालिटी। देखो एक तरफ है हमारे देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आदमी जो चाहे वो बोल सकता है। दूसरी तरफ है लोगों के सेंटीमेंट। अब क्या लोगों के सेंटीमेंट वर्सेस फ्रीडम ऑफ स्पीच में से किसको ऊपर रखा जाएगा? तो पहली फाइट तो इसकी है। आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए गारंटीज फ्री स्पीच। आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 अलाउज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन टू अपलोड डिसेंसी एंड पब्लिक ऑर्डर। जुडिशियल कंसर्न द कोर्ट अर्ज द गवर्नमेंट। ठीक, अब आज का जो मेन आर्टिकल है वो अवलांच से रिलेटेड है। ठीक है, अवलांच जो भी बोल लो। क्या हुआ था, एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हमारे देश में घटी। बीआरओ प्रोजेक्ट जो है, बॉर्डर रोड ऑपरेशन का जो प्रोजेक्ट है, उसमें माना विलेज चमोली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, उसके पास 22 वर्कर्स अंडर आइस जो हैं वो अवलांचे में फंस गए थे, जिसमें से अब कुछ की मृत्यु भी हो गई है, ये कंफर्म हुआ है। और इंडियन आर्मी एंड इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस जो है, ये इन दोनों मिलके जो है इसको जो भी फंसे थे उनको निकालने की कोशिश कर रही थी। अब क्या होता है अवलांचे, ये समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज अवलांचे? तो क्या है, सडन एंड रैपिड डिसेंट ऑफ स्नो, आइस एंड डेब्रिस डाउन ए माउंटेन स्लोप ट्रिगर्ड बाय नेचुरल और ह्यूमन इंड्यूस फैक्टर। जिससे फिर लोगों की मृत्यु कैसे हो जाती है, जब तब जाएंगे तो फिर सांस लेने में दिक्कत होती है, काफी हैवी वेट ऊपर आ जाता है, अपने आप को ये हैवी वेट आपके ऊपर गिरेगा, इंजरी से आपकी मौत हो सकती है। तो ये सब कुछ कारण है। अवलांचे जो है कितने टाइप के होते हैं, तो देयर इज दिस रॉक अवलांचे, पत्थर जो है वो टूट के गिर जाए। दूसरा होता है आइस अवलांचे, जैसे ये इस केस में हुआ। तीसरा है डेब्रिस अवलांचे, काफी सारे मलबा पड़ा हुआ है और वो जो है गिर जाए, तो दिस इज व्हाट डेब्रिस। और अभी ये जो हुआ है ये क्या है, आइस अवलांचे हुआ है। कॉजेस क्या है, नेचुरल कॉज है सबसे पहले तो, जैसे कि हैवी स्नोफॉल एंड विंड डायरेक्शन, बहुत ज्यादा स्नोफॉल हो रही है, हवा तेज चल रही है, कोई स्नोफॉल की वजह से कहीं ढेर जमा हुआ था बर्फ का, तेज हवा की वजह से वो गिर गया, तो एक कारण ये हो सकता है। दूसरा होता है स्टीप स्लोप्स। क्या होता है कि बहुत ज्यादा ऐसे स्लोप्स बने हुए हैं, ऐसे पहाड़ बर्फ का बना हुआ है, तो जब बहुत ज्यादा स्टीप होगा तो गिरेगा ना, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे काम करेगी। टेम्परेचर फ्लक्चुएशन कम ज्यादा हो रहा है, अर्थक्वेक्स एंड वाइब्रेशन, ये एक कारण है। तो दीज आर सम नेचुरल कॉजेस। ह्यूमन इंड्यूस कॉजेस भी होते हैं, जैसे कि भाई विंटर स्पोर्ट्स खेल रहे हो, या टूरिज्म बहुत ज्यादा पड़ रहा है, पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है, ज्यादा लोग वहां पे पहुंचे हुए हैं, कंस्ट्रक्शन एंड डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, ये भी एक कारण हो सकता है, मिलिट्री ऑपरेशंस हो रहे हैं, ये भी एक कारण हो सकता है। तो काफी सारे रीजंस है, एक नेचुरल है, एक ह्यूमन इंड्यूस है। अभी ये वाला क्यों हुआ है इस पे अभी कोई चीज पता नहीं पड़ी है, बट ये सारे तरीके हैं जिसके थ्रू ये हो सकता है। एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना ये हमारे देश में घटी है, ये आपको पता भी होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। और बेसिक बेसिक चीजें आपको उसमें पता होनी चाहिए, कहाँ हुआ है, कैसे हुआ है, क्या क्या होता है अवलांचे, और इस तरीके की चीजें। देखो एक आपको मैं बहुत सिंपल सी चीज बताऊं, करंट अफेयर ना बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने की चीज नहीं है, आप शॉर्ट में पढ़ो। आप अभी यूपीएससी का एग्जाम नहीं लिख रहे हो, आप लोग लॉ एंट्रेंस दे रहे हो, स्पेसिफिक क्वेश्चन किसी भी चीज से आपको बन सकता है। यूपीएससी का एग्जाम में मैं क्यों बोल रहा हूं, अगर यूपीएससी का भी एमसीक्यू बेस्ड जो पेपर होता है प्रीलिम्स, उसमें भी यही चीजें पढ़नी है, लेकिन वहां प्रॉब्लम क्या है,
वहां पे जीएस के डिस्क्रिप्टिव पेपर्स भी होते हैं जिसमें करंट अफेयर डिस्क्रिप्टिव में भी लिख के आनी होती है। तो प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि डिस्क्रिप्टिव के अंदर आपको पूरी डिटेल नॉलेज होनी चाहिए, तभी तो आप लिख पाओगे। तो करंट अफेयर के लिए अगर आप सिर्फ करंट अफेयर के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हो तो बहुत शॉर्ट तरीके से आप अपनी चीजें कर सकते हो। एक बार मेरे से स्टूडेंट ने पूछा कि सर हमारे नोट्स बहुत बड़े बन जाते हैं। बड़े क्यों बन जाते हैं भाई? पहले तो मुझे ये बताओ आदित्य का मीनिंग क्या होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का या आपके भी फ्रेंड्स का नाम होगा आदित्य। आदित्य का बेसिकली मतलब होता है सिनोनिम ऑफ सन, सूरज का ये सिनोनिम है, ठीक है। तो ये पहले दिमाग में रख लेना। अब ये L1 क्या, ये मैं आपको आगे भी बताऊंगा। ये मिशन लॉन्च क्यों किया जा रहा है? सन की स्टडी के लिए। अब आप में से कुछ बोलेंगे क्या ये सर सन पे लैंड करेगा जैसे मून पे हमारा चंद्रयान लैंड किया? तो जवाब है नहीं। देखो अभी तक तो किसी भी विश्व के स्पेस एजेंसीज के पास इस तरीके की चीजें नहीं बनी है कि सन पे उसको लैंड कराते हैं, क्योंकि सन ऑलरेडी इतना गर्म होता है। ये सन को दूर से ऑब्जर्व करने के लिए भारत के इसरो के द्वारा भेजा जा रहा है, ठीक है। इसका नाम है आदित्य L1। कितने डिस्टेंस से कवर करने वाला है? 1.5 मिलियन किलोमीटर्स। आप इसको ऐसे समझ लो, चंद्रयान जो गया था ना अर्थ से मून की डिस्टेंस का, उसका 4x एक कवर करेगा। कितना? 4x इस डिस्टेंस का ये ट्रेवल करने वाला है आदित्य L1 मिशन, ठीक। क्या काम है इसका? स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी है। कब लॉन्च किया गया? 2 सितंबर 1150 श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। किसका यूज किया गया था? PSLV C57। ये ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। देखो ऐसे क्वेश्चन ना ऑब्वियस होते हैं, मतलब ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में स्टैंडर्डली आने चाहिए, पर क्लैट में पता नहीं क्या कर रहे हैं। 2 साल से ना करंट अफेयर में कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं जो बच्चा नहीं ही पढ़ के जाता है, या फिर वो बिल्कुल इधर उधर की आलतू फालतू क्वेश्चंस होते हैं। तो इसीलिए आपको ना सब चीजों के लिए तैयार होना है। जैसे कि एंड्रयू टेट वाला एक आर्टिकल मैंने डिस्कस किया था, ऐसे नॉर्मल आप उसको पढ़ो तो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट क्लैट में लास्ट एक यूट्यूबर पे क्वेश्चन आ गया था। तो एंड्रयू टेट तो बहुत ही फेमस सोशल पर्सनैलिटी है। कहने का मतलब ये कि जरूरी नहीं है कि जो आपको दिख रहा है ना वही आए। बहुत बार आपने कहीं आसपास सुना हो या कोई मूवी देखी हो, कुछ इस तरीके की चीजें पे भी क्वेश्चन बन जाते हैं, और वहां पे प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज करके जवाब देना होता है। ये नहीं कि सर हमने नहीं पढ़ा था या सर ने नहीं पढ़ाया था, ठीक है। तो ये इतना समझ में आया आपको। आदित्य L1 मिशन है, स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी का काम करेगा। 2 सितंबर 1150 को श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया गया था। PSLV C57 का यूज किया गया था इसको लॉन्च करने के लिए। पर्पस मैंने आपको बता दिया है। द पर्पस ऑफ दिस पर्टिकुलर मिशन इज टू ऑब्जर्व सन को फ्रॉम क्लोज डिस्टेंस, क्योंकि पास तो जाया नहीं जा सकता है, अभी तक तो कोई इस तरीके की टेक्नोलॉजी किसी ने भी क्रिएट नहीं करी है। तो ये एक डिस्टेंस से सन को दूर डिस्टेंस से ऑब्जर्व करेगा। क्या क्या चीजें करेगा वो मैं आगे आपको बताऊंगा। इसमें L1 पॉइंट का क्या मीनिंग होता है? देखो आदित्य L1 इज ए पॉइंट। L1 को लैग्रेंज पॉइंट भी बोलते हैं, ठीक है। लैग्रेंज पॉइंट क्या होता है? ये नासा के द्वारा नाम दिया गया है। क्या होता है वो मैं आपको बताता हूं। डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करने वाला आदित्य L1? मून का 4x टाइम्स, ठीक है। अब इसको सब ध्यान से देखना। L1 पॉइंट क्या है ना, मैं बहुत लेमन लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। देखो ये अपनी प्यारी अर्थ है और ये अर्थ के चारों तरफ मून घूम रहा है। अपने को वैसे इसका मतलब नहीं है अभी। ये अपना सन है, बहुत लाइट छोड़ रहा है, ठीक है। आप यहाँ पे देख रहे हो कि L1 पॉइंट कहीं लिखा हुआ है, बिल्कुल सही समझ रहे हो। देखो सन का मास बहुत ज्यादा है, अर्थ के मास से भी बहुत ज्यादा है, तो सन का ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज्यादा होगा और अर्थ का भी ग्रेविटेशनल फोर्स है। जो ये L1 पॉइंट है ना, यहां पे ऐसा कहा जाता है कि ग्रेविटेशन जो है ना वो बैलेंस आउट हो जाता है। मतलब अगर कोई बॉडी यहां पे है, कोई भी चीज यहां पे है, तो ना वो आगे जाएगी ना वो पीछे जाएगी, यहीं की यहीं टिकी रहेगी, क्योंकि दोनों ही तरफ से इस पॉइंट पे आके ग्रेविटी जो है वो बैलेंस आउट हो जाती है। ऐसा कहा जाता है, नासा के द्वारा ये सर्च किया गया था और कहा क्या जाता है, ये फैक्ट है, ये एक मतलब रिसर्च के द्वारा फैक्ट ये है कि L1 पॉइंट पे ग्रेविटी जो है ना वो बैलेंस हो जाती है। तो अब आदित्य L1 को यहां पे भेज दिया जाएगा, ठीक है। अब आदित्य L1 यहां जाके क्या करेगा? आदित्य L1 यहां से सन को स्टडी करेगा कि सन में भाई जो जो चीजें हमें स्टडी करनी है वो ये देखने की कोशिश करेगा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर ये L1 पॉइंट पे क्यों भेजा जा रहा है? इसको यहां भी तो भेज सकते हैं, ये भी तो वही ट्रेजेक्टरी है, या इसको यहां भी तो भेज सकते हैं। तो देखो L1 पॉइंट पे इसको इसलिए भेजा जाता है कि जैसे अर्थ मूव करेगी ना, समझना ध्यान से, वैसे वैसे ये ऑटोमेटिकली मूव करेगा अर्थ के साथ इसी ट्रेजेक्टरी में, ठीक है।
और राउंड राउंड घूमते हुए ये ऑटोमेटिकली सारी इंफॉर्मेशन निकालता रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे ये है कि इसमें अब फ्यूल का भी यूज नहीं होगा, क्योंकि ये अर्थ का ग्रेविटी और इनकी ग्रेविटी का बैलेंस आउट हो चुका है। तो जैसे जैसे अर्थ मूव करेगी तो ये इस तरीके का फिनोमेना यहां क्रिएट होगा कि ये जो बॉडी यहां पे रहने वाली है वो ऑटोमेटिकली चारों तरफ घूमती रहेगी। तो इसीलिए आदित्य को L1 पॉइंट पे भेज रहे हैं और इसीलिए इसका नाम जो है वो आदित्य L1 है। अब एक क्वेश्चन आना चाहिए दिमाग में कि क्या सर L1 पॉइंट पे इससे पहले किसी भी स्पेस एजेंसी ने अपना कुछ नहीं भेजा है? तो देखो बिल्कुल सही क्वेश्चन आपके दिमाग में आया है। अगर आया है तो सोहो करके एक ऑलरेडी प्रोजेक्ट वहां पे जा चुका है फ्रॉम यूरोपियन स्पेस एजेंसी, जिसकी फुल फॉर्म है सोलर एंड हेलिस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी। ठीक है, इसका काम भी वही है जो हमने हमारे लिए प्लान किया है, वैसे ही यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने उनके लिए प्लान आउट किया है। ठीक है, इसकी लॉन्च डेट कब थी? 2 दिसंबर 1995। सोहो को यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने जो है, शायद इसको ESA बोलते हैं, ठीक है, हाँ, ESA के द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया था। ठीक है, चलिए इसके बाद L1 पॉइंट भी थोड़ा समझ लो। देखो यहाँ पे ये L1 पॉइंट था, देयर इज ए L2 पॉइंट। L2 पॉइंट पे ना आपने बहुत बार सुना होगा इसका नाम कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जो है ना वो L2 पॉइंट पे है। ठीक है, व्हाट इज जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप? James Webb Space Telescope is a space telescope specifically designed to conduct infrared astronomy. Its high resolution and high sensitive instrument allow it to view object too old, distant or faint और Hubble Space Telescope. देखो बेसिकली मैं आपको उसको समझा देता हूं कि इसका पर्पस क्या है। इसका पर्पस ये है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का कि भाई जो आपका ब्रह्मांड है वहां पे कोई और लाइफ तो नहीं है, कोई और प्लेनेट तो नहीं है, कोई एलियंस की शिप तो नहीं है। तो बेसिकली ये इसीलिए आप देखो पॉइंट देखो इसका, आप अपने आप समझ जाओगे। इसको ना सूरज से दूर रखा गया है, L2 पॉइंट पे रखा गया है कि ये आराम से देख सके। और आप जब इसका ओरिजिनल स्ट्रक्चर देखोगे ना तो यहाँ पे ये भी बनाया गया है कि सूरज की रे ना इसके ऊपर ना आए और ये अपना काम आराम से कर सके। इस कवर से रे बच जाएगी, मतलब देखो जो भी रे आएगी वो कवर के थ्रू अंदर तक नहीं आ पाएगी और ये अपना काम आगे की तरफ आराम से कर सकेगा। इसीलिए इसको जो है ना वो L2 पॉइंट पे रखा गया, जिसका नाम क्या है? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। किसके द्वारा लॉन्च किया गया था ये? तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी, नासा एंड कैनेडियन स्पेस एजेंसी, तीनों का एक ज्वाइंट प्रोजेक्ट था। ठीक है, और कब लॉन्च हुआ था? 25 दिसंबर 2021। 25 दिसंबर 2021 को गोएना स्पेस सेंटर से इसको लॉन्च किया गया था, जिसका नाम क्या है? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। ठीक है, देखो ये आदित्य L1 की पिक्चर है। इस तरीके से ये जाएगा और यहां आके इसके पंख ऐसे खुल जाएंगे, जिससे कि सोलर रे का यूज करके ये भारत को सारी इंफॉर्मेशन भेज सके। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आदित्य L1 को क्यों भेजा गया है? टू स्टडी द सन। और थोड़ा और डिटेल में समझें तो देखो सन के ऊपर जो सबसे एक ऊपर सरफेस होती है ना उसको बोलते हैं फोटोस्फेयर। तो फोटोस्फेयर की स्टडी करने के लिए, क्रोमोस्फेयर की स्टडी करने के लिए और कोरोना की स्टडी करने के लिए, ये सन की सरफेसेस के नाम है। इतना डिटेल में नहीं जाएंगे साइंस टेक्नोलॉजी में, पर ये थोड़ा बहुत आपको पता हो, ये तीन नाम फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर, कोरोना, या फिर सन की स्टडी करने के लिए, इसीलिए इसको यहाँ पे भेजा गया है। ऑल दो ये तीनों नाम ध्यान रख लेना। ठीक है, तो ये था हमारा आज का सेशन। एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा आज? डोनाल्ड ट्रंप के बारे में देखा है, तो वहीं से शुरू करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप को अरेस्ट किया गया था। क्यों? 2020 के इलेक्शन में बोला गया है कि जॉर्जिया में इन्होंने रिगिंग करी थी। मतलब क्या चार्जेस लगे थे इनके ऊपर? इनके ऊपर चार्जेस लगे थे रैकेटरिंग के। रैकेटरिंग का मतलब पैसा वैसा वायलेंस का यूज करके कुछ इलेक्शन में परिवर्तन करने की कोशिश करिए रिजल्ट के ऊपर। फैनी विलिस जो हैं इनके द्वारा चार्जेस लगाए गए हैं। ठीक है, 4 चार्जेस कौन से थे वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। ब्रैड रेफल्सपर्जर, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ जॉर्जिया, इनके साथ मिलकर ऐसे कुछ आरोप लगे हैं इनके ऊपर। एक मेजर कारण ये है कि रिपब्लिकन पार्टीज भी लोग इनको पसंद नहीं कर रहे हैं, तो इस वजह से भी इनको अभी काफी लताड़ा जा रहा है। फिर हमने देखा आदित्य L1 मिशन के बारे में। आदित्य L1, सन का नाम आदित्य होता है। L1 इज लैगरिंग पॉइंट 1। L1 क्या है? L1 पॉइंट पे सब कुछ बैलेंस आउट हो जाता है, ग्रेविटेशन, तो कोई भी चीज यहाँ जाएगी तो ऐसी कैसी स्थिर रहेगी। ठीक है, 4 टाइम्स ऑफ डिस्टेंस ऑफ मून कवर करने वाला है आदित्य L1।
ऑलरेडी वहाँ पे सोहो इस्टेब्लिश है, जो कि आपका ESA ने भेजा हुआ है। जेम्स वेब टेलीस्कोप क्या है ये भी मैंने आपको बता दिया है। दिस इज इट, ये था हमारा आज का सेशन एंड आई होप आपको सेशन अच्छा लगा हो। ठीक है, अब लास्ट में देखो आप लोगों को एक अपडेट दे देता हूँ कि हमारी पिछले 2 साल से एक वीडियो आती है 8 hours इज इक्वल टू 35 मार्क्स, और स्टूडेंट्स का बहुत ही प्यार मिलता है। मतलब जहाँ इस एग्जाम को 60, 65, 70 हज़ार बच्चे पेपर देते हैं, 2021 के पेपर में भी 60K प्लस व्यूज़ थे और 2022 के पेपर में भी 60K प्लस व्यूज़ थे। ठीक है, मतलब 2023 वाला जो पेपर हुआ था दिसंबर 2022 में, उसमें भी 60K प्लस व्यूज़ थे। तो मतलब जिस एग्जाम को इतने सारे बच्चे पेपर ही देते हैं, उतने व्यूज़ हमें मिलते हैं दोनों साल। काफ़ी समय से स्टूडेंट्स की मुझे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर मैसेज आ रहे थे कि सर इस साल के लिए कब आप करेंगे। तो देखो दिसंबर में पहले पेपर 21-22 के आसपास होता था, तो हम सितंबर के एंड में वो वीडियो डालते थे, बट प्रोबेबली नेक्स्ट टू 5 to 7 डेज वो वीडियो का पहला पार्ट आपका आ जाएगा। पहला पार्ट में आपका सितंबर 10th तक का सारा करंट अफेयर कवर होगा। दूसरा पार्ट इसका हम नवंबर 15 के आसपास बनाएंगे, क्योंकि उसके बाद कोई भी करंट अफेयर जो है वो एग्जाम में नहीं आएगा, क्योंकि अगर 2 तारीख को हमारा पेपर है, 2 ऐसे ही है ना, 1-2 कुछ ऐसे ही है, तो 15 के बाद जो है ना वो पेपर बन चुका होगा, 15 से पहले ही। तो जो दूसरा पार्ट होगा फॉर सितंबर 11th टू नवंबर 15, वो हम 15 नवंबर को डाल देंगे। ठीक है, तो उधर कम ही रहेगा, वो 1-8 घंटे का ही रहेगा, इधर थोड़ा लंबा रहेगा। तो वीडियो को सेव कर लेना, डेली 1-2 घंटे देखना। ठीक है, आप लोग काफ़ी पूछ रहे थे, तो मुझे लगा कि इन्फो आपको दे दी जाए, आपके साथ इस इन्फॉर्मेशन को शेयर कर लिया जाए। ठीक है, बाकी पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो और थोड़ा सा अब लोड लेना शुरू करो। एक कहावत है कि डर के आगे जीत है, बट मुझे ऐसा लगता है कि डरना बहुत ज़रूरी है। अगर डरोगे नहीं ना तो कुछ नहीं कर पाओगे। डर होना बहुत ज़रूरी है कि यार क्लैट में सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या, और जब डर रहेगा ना तभी आप अपना 101% दे पाओगे। तो वही वाली बात है कि खुद से जीतने की जिद है मेरी, मुझे खुद को हराना है, मैं भीड़ नहीं उस दुनिया की, मेरे अंदर जमाना है। तो गिव योर 100%, लगे रहो, आज नहीं तो कल सफलता मिलेगी ही, बट आपका काम है कंसिस्टेंटली जो चीज़ करते हुए आ रहे हो वो करते रहो। ठीक है, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।